दुनिया में बहुत लोग हैं जो फोबिया से, भय के बड़े रूप से ग्रस्त हैं, और बहुत बड़ी गिनती उन लोगों की है जो फोबिया जैसे रोग से तो नहीं किंतु किसी न किसी मात्रा में भय की वजह से परेशान रहते हैं। भीतर से उनके साहस पैदा नहीं हो पाता, करना चाहते हैं कुछ लेकिन कर नहीं पाते, अटक जाते हैं। कोई भय उन्हें रोक लेता है। बहुत लोगों के जीवन में असफलता इसीलिए हाथ आती है क्योंकि वे कोई कदम साहसपूर्वक उठा नहीं पाते। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे मस्तिष्क के विकास की कहानी का है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अन्य जानवरों की तुलना में मनुष्य के मस्तिष्क में सामने के माथे वाले हिस्से में कुछ विशेष सेल्स निर्मित हुए, खास अंग ज़्यादा विकसित हुआ है जो जानवरों का विकसित नहीं हुआ है। और इस मस्तिष्क के हिस्से में अनुमान करने की क्षमता है। ये एक नई टैलेंट है जो इंसान को मिली। अन्य पशु पंछी अनुमान नहीं कर सकते। हाँ, उनके पास मेमोरी है, अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसकी जानकारी है, स्मृति में वो उसका उपयोग करेंगे, लेकिन भविष्य का अनुमान करने की शक्ति उनमें नहीं है। तो मनुष्य को एक नई शक्ति मिली। और याद रखिए, हर शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। तो थोड़े से लोग तो इसका सदुपयोग करते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, अच्छी भावना करते हैं, भविष्य की अच्छी कल्पना करते हैं, उनके जीवन में सफलता हासिल होती है। लेकिन बड़ी मात्रा में लोग नकारात्मक अनुमान करते हैं। कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये मनुष्य की क्षमता है, वो ऐसा अनुमान कर सकता है। लेकिन याद रखिए, फिर हम अपने ही द्वारा किए गए अनुमान से, हमने जो काल्पनिक भूत प्रेत खड़े कर लिए, हम उनसे डरने लगते हैं। अब यहां से एक विशियस सर्किल शुरू होता है। समझो एक व्यक्ति बारंबार दुर्घटना की सोचता रहता है कि दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। उसको रात को सपने भी आते हैं कि हो गया एक्सीडेंट। वो ड्राइव करने में डरता है। चूंकि यह इतनी बार सोच रहा है, इसलिए संभावना है कि इसका एक्सीडेंट अब होगा। अस्तित्व इसकी इस मर्जी को भी पूरा करेगा। जब एक बार हो जाएगा तो इसको और भी कंफर्म हो गया कि मेरे को जो विचार आता था, जो सपने आते थे, वो सच थे। पहले तो इसको पूरा भरोसा नहीं था, ये खुद ही डरावनी चीजें देख रहा था। लेकिन एक दो बार जब वैसी घटना घट गई, अब ये कंफर्म हो गया कि मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही है। अब तो और भी भयंकर कुछ होगा, और बड़ी बड़ी बातें सोचने लगा वो। एक दुष्चक्र में फंस गया जिससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल। क्योंकि वो कहता, मैं कोई पागल थोड़ी हूं, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं, जो मैंने कहा वैसे ही हुआ है। देखो, दो चार घटनाएं वो बता सकता है, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। उसके पास तर्क हैं, सबूत हैं। उसको और पक्का हो गया कि नेगेटिव चीजें, खराब बातें हो रही हैं। अधिकांश लोग दुनिया में, करीब 90% लोग रात को दुख स्वप्न देखते हैं, नाइट मेयर्स। ये विचित्र बात, जब सपने देखना तो अच्छा देखते, बहुत कम अच्छे सपने आते हैं। नाइट मेयर्स, डरावने सपने। रात चीखने की आवाज निकल जाती है, अपनी आवाज से नींद खुल जाती है। पता चला सपना देख रहे थे, एक जंगल में जा रहे हैं और शेर पीछे आ रहा है और आप दौड़ रहे हैं और पसीना पसीना हो गए और ताकत कम होती जा रही है और शेर की स्पीड बढ़ती जा रही है और बिल्कुल पीठ के पास ही आ गया। उसकी सांसों की गर्म हवा भी लग रही पीठ पे, और बस चीख निकल गई। चीख से नींद खुली, तब पता चला कोई शेर वेर नहीं है, बगल में शेरनी सो रही है, उसकी सांसों
उसकी सांसों की गर्मी थी। कैसी कैसी कल्पना। हाँ, सांसों की गर्मी थी, इतना तथ्य था, लेकिन हमने उसके पीछे कैसी भयंकर कल्पना कर ली। रात को दुख स्वप्न आते हैं और कुछ लोग दिन में भी लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं, वैसी कल्पना करते रहते हैं, और उनको सबूत भी मिल जाते हैं कि हम जो सोचते हैं बिल्कुल सही है, कोई दिमाग खराब तो नहीं हमारा, देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब उनको समझाना बहुत मुश्किल है कि भाई आपके सोचने से ही इसमें से बहुत सारी चीज़ें हुई, एक आध दो संयोग वसात हुई होंगी, बाकी की आप जो अनुमान कर रहा है फिर वैसा होने लगता है। तो प्यारे मित्रों, हम सबको इस बात के प्रति बहुत सतर्क रहना है। हम अपनी अनुमान की शक्ति का, विजुअलाइजेशन का सकारात्मक उपयोग करें। और आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, जो लोग किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है, चाहे वे चित्रकार हों कि संगीतकार हों कि बड़े धनपति हों कि वैज्ञानिक हों, कहानीकार हों, आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, ये लोग हमेशा ही कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते रहते हैं, और इसलिए उनके जीवन में वैसा घटित होता है क्योंकि वो अच्छा सोचते हैं। भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को बड़े संक्षेप सूत्र में कहा था। धम्मपद में उनका वचन है, थॉट्स टर्न इनटू थिंग्स, विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं। वो जो सूक्ष्म हमारे अंदर चल रहा था ख्याल, एक दिन वह साकार रूप ले लेता है। इस होने में समय लगता है, लेकिन वो हो जाता है। तो एक संकल्प लें कि हम नकारात्मक कल्पनाओं में नहीं जाएंगे। जब कल्पना ही करना है तो अच्छी कल्पना करो, कुछ सत्यम शिवम सुंदरम, कुछ नया आविष्कार, कुछ नई जीवन शैली, कुछ बेहतर। महिलाएं खाना पकाती हैं, चलो कुछ नई डिश बनाओ, अपनी ओरिजिनल डिश। किसी नई जगह अपने दिमाग को लगाओ। बागवानी करते हो, कुछ और खूबसूरत तरीके से, और जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे 25 नई बातें सूझेंगी कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप 10 नई चीज़ें करेंगे, 7-8 निश्चित रूप से सफल होंगी, 1-2 हो सकता है काम ना करें। 7-8 काम करेंगी, तब आपके भीतर उत्साह और उमंग आएगी और लगा कि मैं जो सोचता हूँ सही है, और तब आपका संकल्प और मजबूत होगा और आप और भी पॉजिटिव सोचने लगेंगे, और आप पाएंगे वैसा होने लगा। थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण चेंज करिए। प्रयोग की खातिर एक्सपेरिमेंट सही कि हम 3 महीने जानबूझकर पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, उन्हीं के बारे में विचार करेंगे, उन्हीं की योजना बनाएंगे। बातचीत भी करेंगे तो उन्हीं की बातचीत करेंगे, फालतू नेगेटिव चर्चा में नहीं जाएंगे। कहीं नेगेटिव चर्चा हो रही, धीरे से वहाँ से खिसक लेना, उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कुछ बेहतर की संभावना है, वहाँ पर रुकना, वहाँ समय देना। आपके जीवन में भी कुछ उनकी तरंगें पकड़ सकती हैं, उन लोगों की जो सकारात्मक हैं। कहा जाता है कि जो लोग सफल हैं उनका संग साथ करो, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके संग साथ में उनकी पॉजिटिविटी की कुछ तरंगें हमको भी मिल जाएंगी। एक इंडक्शन हो जाता है, जैसे चुंबक लोहे के पास रखो तो लोहा भी चुंबक हो जाता है। ठीक ऐसे ही एक चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, जब हम शांत लोगों के साथ, प्रसन्न लोगों के साथ, सफल लोगों के साथ रहते हैं तो ऐसा होता है। आप भी अपने अनुभवों से इस बात को जानते होंगे। इसका ठीक विपरीत भी है। हम उदास लोगों के साथ, दुखी लोगों के साथ, क्रोधित लोगों के साथ, हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहें, धीरे धीरे हमारी खोपड़ी भी वैसे ही हो जाती है।
वो जिस चश्मे से देखते थे हम भी उसी चश्मे से देखने लगते हैं, हर चीज हमें गलत नजर आने लगती है। सावधान, हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं और हमें सावधान रहना होगा। एक उदाहरण से समझिए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने देखा वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, बहुत मच्छर हैं, और जब आपके प्लेट लाई गई तो उसमें कॉकरोच भी रेंग रहे थे और बगल से एक चूहा दौड़ता हुआ निकला। आप निश्चित रूप से वहाँ खाना नहीं खाएंगे, आप कहेंगे तो हाइजीनिक नहीं है, यहाँ तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कहीं और खाना खाएंगे, भले ही देर लग जाए, 2 घंटे भूखे रह लेंगे कोई बात नहीं, मगर यहाँ का विषाक्त भोजन नहीं करेंगे, ये करने लायक नहीं है। अब छोटी सी चीज़ खाने पीने के बारे में हम इतने सतर्क हैं, तो हम विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में सतर्क क्यों नहीं हैं? हम जहरीले विचार क्यों ग्रहण कर रहे हैं? मैंने पिछले 30 साल से टेलीविज़न नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़ा, कौन सा नुकसान हो गया मेरा? मैं क्यों अखबार पढ़ूं? इसमें केवल बुरा ही बुरा लिखा हुआ है। अंग्रेजी में कहावत है, गुड न्यूज इज नो न्यूज। अच्छी खबर कोई खबर ही नहीं है। हम क्यों टेलीविजन की न्यूज देखें? मोबाइल में मेरे मित्र में जो चुटकुले भेजते हैं, मेरा छोटा सा दायरा है, अच्छी हंसी मजाक की बात, कि संगीत गीत, बस वहीं तक मेरा दायरा लिमिटेड है। उससे अन्यथा मुझे कोई न जानना है, न पता लगाना है। जरूरत क्या है? सावधान, जैसे हम विषाक्त भोजन नहीं करते, ऐसे ही हमें विषाक्त विचार भी ग्रहण नहीं करने हैं, न जहरीली सूचनाएं ग्रहण करनी है जिनको पढ़ के हम उत्तेजित हो जाएं, चिंताग्रस्त हो जाएं। जरूरत क्या है? अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, और आप पाएंगे आपके जीवन में अच्छाई की बढ़ोतरी होने लगी। इसको आप करके देख लेना। एक 3 महीने का संकल्प कि 3 महीने कोई नेगेटिव चीज में मैं नहीं उलझूंगा, और आप पाएंगे आपके भीतर से भय, उसी के छोटे रूप हैं, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, चिंता, ये सब भय के ही रूप हैं, छोटे रूप हैं। इनको हमने स्वीकार ही कर लिया कि हमारे सामान्य जीवन के हिस्से हैं। नहीं, कोई सामान्य जीवन के हिस्से बनाने की जरूरत नहीं, ये एबनॉर्मलिटी है। सावधान। भय के कुछ और रूप, यहां भी 2-3 मित्र बैठे हुए हैं जिनको ये समस्या है। वो है बोलते समय अटक जाने की, बोलते ही नहीं बनता, लड़खड़ा जाते हैं, एक ही स्वर बार बार निकलता है, पूरा शब्द नहीं निकल पाता, हकलाने लगते हैं। मैं ओशो के जीवन की एक घटना आपको सुनाऊं, उससे समझ में आएगा यह कैसे भय से रिलेटेड है, और फिर आप इसका निदान और चिकित्सा भी कर सकते हैं। ओशो जब हॉस्टल में रहने गए कॉलेज में, तो उनके रूम में जो रूम पार्टनर था वो बिल्कुल हकलाता था, बुरी तरह से हकलाता था। तो ओशो ने उसका निरीक्षण किया कुछ दिन तक, ये किस परिस्थिति में हकलाता था, कि इसका कारण समझ में आ सके। एक बात समझ में आई कि स्टूडेंट्स के बीच में जितना हकलाता है, इससे 2-3 गुना ज़्यादा प्रोफेसर्स के सामने हकलाता है। फिर एक बात और चली, लड़का क्रिश्चियन था और वो हर संडे को चर्च जाता था। जब वो वहाँ से लौट के आता था तब तो उससे बोलते ही नहीं बनता था, जैसे बिल्कुल कंठ अवरुद्ध हो गया हो। तब समझ में आया ओशो की, ये जब कोई अथॉरिटेटिव व्यक्ति हो बड़ी उम्र का, उसके सामने घबरा जाता है। तो प्रोफेसर बड़ी उम्र के हैं। फिर ओशो ने उससे और थोड़ी जानकारी हासिल की, पूछताछ की, समझ में आएगी पिताजी से बहुत डरता है। तो जहाँ उसने फादर फिगर देखा, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे चर्च का पादरी हो, पादरी को फादर कह के बुलाते हैं, बेचारा है अविवाहित, अगर फादर कहलाता है, और फादर शब्द से ही लड़का डर जाता था।
उसके पिता बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के थे, और बचपन में उन्होंने बहुत इसको डराया धमकाया होगा। तो पिताजी के नाम का एक खौफ, पिता के सामने ये बोल ही नहीं सकता, शायद इसको बोलने ही नहीं दिया गया होगा, और वहां से ये तकलीफ इसकी शुरू हुई। तो अपने मित्रों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में भी हकलाता था, लेकिन कम, क्योंकि बराबर उम्र के हैं। लेकिन जहां जहां उसे पिता के दर्शन होते थे किसी रूप में, चाहे कोई उम्र दराज हो, चाहे किसी को फादर कह के संबोधन करना पड़ता, वहां उसका गला सूख जाता था और कंठ से आवाज ही नहीं निकलती थी। तब ओशो ने उससे ये पूरी बात उसको समझाई कि मुझे ऐसा लगता है। उसने कहा, हाँ, आपने सही प्रॉब्लम पकड़ा है, मेरे पिता बहुत ही खतरनाक किस्म के इंसान हैं। मेरे घर में, मेरे पूरे परिवार में उनकी गुंडागर्दी चलती है, सभी लोग उनसे कपते हैं, डरते हैं। तो छोटे बचपन से ही मेरे भीतर भी वो समा गया, अन्य लोग भी उनसे सहमे सहमे रहते हैं। तो उनका, चलो तुम्हारा इलाज का उपाय करते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब उपाय है, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा समर्थन चाहिए। वो तो बहुत खुश हो गया कि क्या। ओशो उनका, ऐसा करो, तुम मुझे फादर कह के बुलाओ। उसने, ये कैसे हो सकता है, भाई हम तो दोस्त हैं, बराबर की उम्र के हैं। ओशो उनका ये प्रयोग है, सवाल ये नहीं कोई फादर है कि नहीं है, फादर कहते से तुम्हारे भीतर कुछ अवरोध पैदा हो जाता है, मेंटल ब्लॉक। तो तुम कमरे के अंदर मुझसे फादर कहा करें। तो मजाक मजाक में उसको भी लगा कि करके देखते हैं, क्या पता कुछ लाभ हो। तो 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने ओशो को कहा फादर, और गला सूख गया, आगे बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे वो रिलैक्स हुआ, क्योंकि बात समझ में आ गई, फादर थोड़ी हैं, सिर्फ शब्द का उपयोग कर रहे हैं जानबूझ के, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हफ्ते भर के अंदर वो नॉर्मल फादर भी कहता बीच बीच में, और नॉर्मल ढंग से व्यवहार करता, बात करता। अब ओशो ने कहा, अगला स्टेप, एक हफ्ते के बाद हॉस्टल के भीतर उसने कहा, ये मत करिए, सब लड़के मजाक उड़ाएंगे। ओशो ने कहा, नहीं, मैं सब लड़कों को कल रात को ही बता चुका हूं, और सब लोग तुम्हारे ट्रीटमेंट में मदद करेंगे, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, है ना। एक मानसिक समस्या है तो उसका मानसिक ही इलाज होगा। तो तुम सबके सामने मुझे फादर कहो। तो सकुचाया वो बहुत, लेकिन ओशो ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि पूरे हॉस्टल के विद्यार्थियों को मैंने राजी कर लिया है, कोई तुम्हारी मजाक नहीं उड़ाएगा, सब लोग इसमें तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उसने शुरू किया, हफ्ते भर के अंदर ये भी बात बन गई। फिर ओशो ने कहा कि अब तुम जाके प्रोफेसर से मिलो उनके कैबिन में, कोई झूठा बहाना करके, कोई काम तो था नहीं, मगर जाओ उनसे बात करो। उसको हिम्मत इस बीच में पड़ गई थी कि कर सकता हूं। गया, 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल बोलना उसका शुरू हो गया। बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। प्रोफेसर्स भी हैरान हुए कि इतना हकलाता था, अच्छे से बोल रहा है। फिर 1 महीने के बाद ओशो ने कहा, अब तुम जाओ चर्च, हो जाके पादरी से अच्छे से बात करना, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि फादर शब्द के साथ तुम्हारा डर हट गया। प्रोफेसर बड़ी उम्र के हैं, पिताजी जैसे, उनसे भी डर हट गया। अब चर्च के पादरी पर ट्राई करो। उसने ट्राई किया, इतना प्रसन्न वो लौटा कि आज तो गजब हो गया। वो पादरी भी हैरान कि लड़का कुछ बोल नहीं पाता था, प्रार्थना भी नहीं कर पाता था चर्च में, आज तो बड़े अच्छे से सब कुछ हुआ। ओशो का अब समय आया, चलो तुम्हारे पिताजी को फोन लगाया जाए। अब वो फिर थोड़ा डरा कि जरा ज़्यादा हो जाएगा। ओशो का नहीं होगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, भाव करो पहले आंख बंद करके कि तुम पिताजी से फोन पे बात कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो। अपनी कल्पना में पहले इसको करो, फिर चलते हैं। तो दिन भर में 2-3 बार उसको ये कल्पना कराई कि फोन पे पिताजी से बात कर रहा है, और शाम को फिर कहा कि चलते हैं। अब फोन लगाया, ये भी चकित, पिताजी भी चकित कि आज लड़के को क्या हो गया। घर में खुशी की तरंग छा गई उसके परिवार में कि बेटा नॉर्मल ढंग से बोलने लगा।
फिर ओशो ने कहा कि अब पिताजी से एक्चुअल जाके मिलो घर जाके। अभी तो फ़ोन पे थे, फ़ोन पे उतना डर नहीं है, नाराज़ ही होंगे तो क्या होंगे, कोई चांटा तो मार नहीं सकते, कोई हिंसा तो कर नहीं सकते फ़ोन पे। अब जाओ घर। और कुछ दिन बाद एक छुट्टी पड़ी रही थी, तो छुट्टी में घर गया और लौट के आया तो इतना खुश, मेरी पिछले 20 साल की बीमारी आपने 2 महीने में हटा दी। हमारे मन में कुछ दहशत बैठ गई है। अब ऐसी कोई परिस्थिति बनी, कोई घटना घटी, किसी ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन हमारे मन में वो गांठ बन गई, कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। अब वो स्थिति भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन हम वैसा ही व्यवहार किए जा रहे हैं। वो भय हमारे भीतर विराजमान है। तो जिन मित्रों को हकलाने की समस्या है वो जरा खोजबीन करिएगा, क्या आपके जीवन में भी किसी विशेष व्यक्ति से आपको डर है? तो जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रयोग किया, एकदम से नहीं करना है, इस प्रकार जैसा ओशो ने करवाया था। कम से शुरू करो, फिर थोड़े और ज़्यादा, फिर थोड़े और ज़्यादा, और हम पाएंगे अंततः हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आपने सुना होगा स्किन की एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है एक, जिसको बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। समझो किसी व्यक्ति को दाल की किसी प्रोटीन से एलर्जी है और उसको वो दाल खाते से सीवियर रिएक्शन हो जाता है, तो इसका इलाज डिसेंसिटाइजर इस प्रकार करते हैं कि उस दाल की प्रोटीन का लिक्विड बहुत डाइल्यूट फॉर्म में, 1,00,000 गुना डाइल्यूटेड, उसका इंजेक्शन स्किन के नीचे दिया जाता है। फिर धीरे धीरे डोज उसका बढ़ाया जाता, कंसंट्रेशन पहले 1,00,000 गुना डाइल्यूटेड था, 10,000 गुना डाइल्यूटेड दिया, फिर 1,000 गुना डाइल्यूटेड, 500 गुना, 100 गुना, वो लंबा चलता है ट्रीटमेंट 2-3 महीने तक। धीरे करते 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 फुल कंसंट्रेशन में आ जाता है। इस बीच में क्या हुआ, शरीर उस छोटे डोज का आदी हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा डोज आया, उसको भी एडजस्ट उसने कर लिया। क्रमशः धीरे धीरे करते करते अंत में एक दिन ऐसा आ जाता है, वह व्यक्ति उस दाल का भोजन करता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2-3 महीने लगते हैं इस ट्रीटमेंट में। तो ऐसा ही आप समझना, हमारे भीतर जो फियर कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, इनको मिटाने का इंतजाम किया जा सकता है। निश्चित रूप से कई सालों में वो बने हैं, तो मान के चलें कि 3 महीना कम से कम लगेंगे उसको डिसॉल्व करने में। समझो किसी व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है। अब बचपन में हर बच्चे को डराया जाता है, माता पिता ही डराते हैं, अंधेरे में मत जाओ, चोट लग जाएगी, कुछ भी कह देते। वहाँ पे वो बाबा बैठा हुआ है डंडा लेके, वो पकड़ के ले जाएगा। अब बच्चा तो जानता नहीं कि उसके मन में एक भयावह तस्वीर बैठ गई, कोई बाबा डंडा लिए बैठा है अंधेरे में, वो बच्चों को चुरा के ले जाता है। अब उसकी मम्मी ने उसके मन में ये कहानी डाल दी। मम्मी का तो काम चल गया, बच्चे ने अंधेरे में जाना बंद कर दिया, लेकिन अब ये मुसीबत उसके खोपड़ी में बैठी है। अब वो बड़ा भी हो गया है और अंधेरे में नहीं जा रहा। कई लोग रात को बिजली जला के सोते हैं और अचानक बिजली कट ऑफ हो जाए, वो नींद में से तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। मतलब नींद में भी उनको पता चल रहा है कि बिजली जल रही है कि नहीं जल रही है। अंधेरा हुआ कि वो एकदम घबरा के बैठ जाएंगे। ऐसे लोग अक्सर टार्च वगैरह सब इंतजाम रखते हैं इमरजेंसी में। बिजली वालों का क्या भरोसा। कल एक बहुत बढ़िया चुटकुला पढ़ रहा था बिजली वालों पे। सर्वे किया जा रहा था कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसन्न लोग कहाँ पर हैं। डाटा इकट्ठी की गई और पाया गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते हैं। और उसकी वजह यह है कि दिन में 8-10 बार खुशखबरी आ जाती, लोग चिल्लाते अरे बिजली आ गई खुशी की लहर दौड़ जाती है। आगे डरने वाले जो लोग हैं, अंधेरे से डर कैसे निकालें, वही करना होगा डिसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। पहले आप आंख बंद करके कल्पना करें कि अंधेरा है, आपको पता है अभी एक्चुअल नहीं है, दिन का समय है, आप अपने घर में भीतर बैठे हैं, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं। कल्पना छोटा डोज है,
लाख गुना डाइल्यूटेड। आपको पता है कल्पना है, अगर ज़्यादा डर लगेगा तो मैं कल्पना करना छोड़ दूंगा, ये भी आपको पता है। आपके कंट्रोल में है बात, ठीक है। अब आप कल्पना कर रहे हैं कि अंधेरा है, शाम का समय हो गया है, पूरा अंधेरा नहीं, शाम है अभी, और मैं अपने 3-4 मित्रों के साथ जा रहा हूँ और मेरे हाथ में टॉर्च भी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो जला लूँगा, सेफ्टी का पूरा इंतजाम है। 4 आपके विश्वसनीय मित्र हैं, शाम का समय है, आप कल्पना में घूमने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे दूसरे दिन करिए कि थोड़ा और अंधेरा हो गया, तीसरे दिन पूरा अंधेरा है लेकिन आपके पास टॉर्च है, आपने टॉर्च जला ली, कल्पना में, अभी रियलिटी में नहीं है ये। धीरे धीरे आप पाएंगे आप कल्पना में घनघोर अंधेरी रात में भी जाने लगे बिना टॉर्च के, और फिर बिना मित्रों के भी जाने लगे। 8-10 दिन में ऐसा हो जाएगा पक्का। इसके बाद अब आप एक्चुअल प्रयोग करिए। शाम के समय अपने 2-4 संगी साथियों के साथ टॉर्च सहित आप निकलिए, जहाँ ज़्यादा अंधेरा होने लगे वहाँ से लौट आना। अगले दिन आप पाएंगे आप उससे और ज़्यादा दूर तक जा पाए, अब उतना अंधेरा आप सहन कर सकते हैं, उसमें भय नहीं लगता। तीसरे दिन और आगे, चौथे दिन और आगे, 10-15 दिन 20 दिन के बाद अब टॉर्च छोड़ के जाइए। इतनी रोशनी हमेशा रहती कि हमें दिखाई दे चलने में, इतना अंधेरा कभी होता ही नहीं है कि दिखाई ना दे। फिर आप मित्रों को भी गिनती में कम करते जाइए, 4 की बजाय 3, फिर 2, फिर 1, और फिर 1 को भी विदा करना। धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया इस प्रयोग में। 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप मज़े से अंधेरे में जाने लगेंगे और आप हैरान होंगे कि आश्चर्य की बात, अंधेरी रात में इतने प्यारे तारों से भरा आसमान में चूकता रहा अपने भय की वजह से। कभी चांद की खूबसूरती न देखी, रात में बाहर ही नहीं निकलता था। आप पाएंगे ये छोटा सा प्रयोग और मैं अंधकार के भय से मुक्त हो गया। तो मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, एक अंधेरे का, एक हकलाने का। आप देखिएगा आपके जीवन में कौन सी चीज है जिससे आप डरते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू पूछ रहा था कि पापा क्या आप शेर से डरते हैं? नसरुद्दीन कहा, अरे क्या बात करता है शेर, मैं शिकारी हुआ करता था, हर महीने 2 महीने में एक शेर मार के लाता था। कहा कि पापा आप हाथी से तो डरते होंगे, इतना बड़ा जानवर। नसरुद्दीन का, हाथी मेरे सामने क्या चीज़ है हाथी, धक्का मारूं उठा के फेंक दूं उसको। नसरुद्दीन का बेटा बोला कि वाह पापा, मुझे गर्व है आप पर, आप मेरे पापा इतने शक्तिशाली। फिर उसने और 2-3 सवाल पूछे कि भूत प्रेत से डरते हैं, चुड़ैल से डरते हैं। नसरुद्दीन कहा कि क्या बात करता, मैं किसी से नहीं डरता। फजलू बोला, अच्छा इसका मतलब हुआ कि आप मम्मी को छोड़ के किसी से नहीं डरते। खुदा का भी खौफ नहीं।